हाँ, अब देखो बच्चों, ये रेजोनेंस अगेन एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जहाँ पे रेजोनेंस में निकाल के दिखाऊंगी और वहाँ पे हम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट है उसके स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आप खुद ही देखो, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं। बॉन्ड्स जो है वो अलग करके ये स्ट्रक्चर हम निकालने की कोशिश करेंगे, सो दैट ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, व्हाटएवर जो भी स्ट्रक्चर होगा, ये यहाँ पे अल्डिहाइड है और वो भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड, अनसैचुरेशन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगा या नहीं बनेगा, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको दिखना चाहिए, है या नहीं। यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। हम लोग यहाँ पे कोशिश पूरी कर सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाए जाए। तो ठीक है, यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करेंगे। यही स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से लिखा है। ये क्यों लिखा है आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के लिए या उसकी स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए ये ज़रूरी है हमारे लिए कि इस तरीके से स्ट्रक्चर निकालना। अब बच्चों आप खुद देखो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा रहा है, जिसके पास और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में वहाँ पे रहता ही है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप ये स्ट्रक्चर को यहाँ तक देखो, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो टोटल काउंट करो। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, कितने हैं कोवैलेंट बॉन्ड? 1 2 3 4, यहाँ पे 5, ठीक है। आप कोवैलेंट बॉन्ड को काउंट करते जाओ। कोवैलेंट बॉन्ड जैसे ही आप काउंट करें, हर एक बॉन्ड यहाँ पे आपको मिलेगा कोवैलेंट बॉन्ड करके। कोवैलेंट बॉन्ड लगभग यहाँ पे अगर आपने काउंट किए तो कोवैलेंट बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जितने बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या उतने ही बॉन्ड दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ये भी देखना पड़ता है। बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो स्टेबिलिटी वहाँ पे उसकी ज़्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किस तरीके से हमें यहाँ पे करना होगा, देखो कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है ये सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, माइंड इट प्रॉपरली, हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन। अब यहाँ जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। देखो हम बना के देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे CH3 है एज इट इज़, यहाँ पे CH एज इट इज़ लिखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ क्या किया, CH होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन के ऊपर और लोन पेयर आ गए और यहाँ पे H, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर होगा निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, एंड दिस कार्बन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कैरी करेगा। अगर यहाँ पे हमने थर्ड स्ट्रक्चर भी निकाला तो भी बन सकता है, थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा थर्ड स्ट्रक्चर? यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जो भी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। थर्ड स्ट्रक्चर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर हो सकता है, बट हम दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे। आप खुद देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में अगर आपको कंपैरिजन करनी है स्टेबिलिटी की, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया, ये दो स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं, दो स्ट्रक्चर में आपको स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है या स्टेबिलिटी कैसी है क्या है ये आपको वहाँ पे जज करना है, तो क्या करोगे आप? स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखो तो स्टेबिलिटी के हिसाब से
क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? सबसे पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स वहाँ पे होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है फर्स्ट स्ट्रक्चर में। सेकेंड स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो सेकेंड स्ट्रक्चर में एक कोवैलेंट बॉन्ड कम है फर्स्ट स्ट्रक्चर से। आपको काउंटिंग आती है कोवैलेंट बॉन्ड की, यहाँ पे कितने कोवैलेंट बॉन्ड है ये देख लो अच्छे से। उससे सेकेंड स्ट्रक्चर में एक कोवैलेंट बॉन्ड कम है। सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे कम बन गया। मतलब उस हिसाब से अगर देखो तो कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से अगर आप देखो तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका जो है वो प्रायोरिटी पे है। कोवैलेंट बॉन्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर में ज़्यादा है, सेकंड स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर से एक कम है। सेकंड पॉइंट अगर आपको देखा जाए तो वहाँ पे लेस सेपरेशन ऑफ चार्जेस होना चाहिए। ठीक है, लेस सेपरेशन ऑफ चार्जेस वहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं फर्स्ट स्ट्रक्चर में। सेकेंड स्ट्रक्चर में तो चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर लेस सेपरेशन ऑफ चार्ज ये अगर पॉइंट है तभी भी फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत प्रायोरिटी पे रहेगा स्टेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट में क्या है वहाँ पे? थर्ड पॉइंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इफ़ एनी चार्ज अगर वहाँ पे है तो वो चार्जेस वहाँ पे कैसे होने चाहिए? निगेटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे। तो यहाँ पे तो चार्जेस है नहीं, तो उस हिसाब से तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अगर चार्जेस है तो क्या उस तरीके से चार्जेस है? यस, कार्बन और ऑक्सीजन के अगर कंपैरिजन करो तो कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव की ही कैटेगरी में रहेगा, वो कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। और अगर ऑक्सीजन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कैरी कर रहा है निगेटिव चार्ज। तो उस हिसाब से अगर इन दोनों के बीच में आप देखो ना, इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा बनती है? फर्स्ट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैंने थर्ड स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया वो मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड स्ट्रक्चर मैं जब बनाऊँगी ना तब वहाँ पे आप खुद बना के यहाँ पे देख लीजिए। थर्ड स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ में आता है? थर्ड स्ट्रक्चर में ये दिखाई देता है कि वहाँ पे कार्बन कैरी कर रहा है वहाँ पे निगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आना ये काफ़ी वहाँ पे मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि ये कार्बन निगेटिव चार्ज को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। निगेटिव चार्ज किसके ऊपर आना चाहिए? यहाँ की बात हो रही है तो ऑक्सीजन के ऊपर आना चाहिए। तो थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है, थर्ड स्ट्रक्चर में और एक यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो और कम हो जाएगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड और कम हो जाएगा। उस तरीके से थर्ड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बट वो आ रहा है कार्बन के ऊपर, विच इज़ टोटली रॉन्ग। सो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे आपको मिल रहा है कि थर्ड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी तो कोई मायने नहीं रखती। इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों के बारे में आपसे डिस्कस किया कि इन दोनों का सपोज क्वेश्चन आ गया आपको कि ये दो स्ट्रक्चर्स आपको दे दिए एंड कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पॉइंट जो है वो कंप्लीट किया है। अब हम लोग आगे जो भी देखने वाले हैं, इट इज़ ऑल अबाउट यू कैन से प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट ये पॉइंट्स आपको काफ़ी क्लियर होने चाहिए। ये पॉइंट्स क्या है समझ में आ रहा है? मैंने क्वेश्चंस आपसे करवाए हैं, उस क्वेश्चंस में मैंने आपसे डिस्कस किया है स्टेबिलिटी कैसे हम जज करते हैं, हम रूल्स में कैसे किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और फर्स्ट स्ट्रक्चर में और एक पॉइंट है, देखो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हर एक एटम फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, उसका अगर है तो ऑक्टेट या तो फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट हो ही रहा है। देखो अब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम देखें तो वहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर में भी वहाँ पे क्या है,
ऑक्टेट कंप्लीशन है, बट ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ना, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं हो रहा है, तो वो भी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लेके जा रहा है। ये स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जितने भी एटम्स है उनका ऑक्टेट या तो फिर उसका अगर ड्यूप्लेट होगा तो वो कंप्लीट होना काफ़ी ज़रूरी है। बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर आपने बात की तो कार्बन जो है, ये कार्बन आप खुद देखो कि क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 more electrons are required for this particular carbon to having fulfilling its octet। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों की कंपैरिजन अगर आप करो तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ या ये जो एग्जांपल्स मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये एग्जांपल कोई ऐसे एग्जांपल नहीं है, ये आप देखोगे टेक्स्ट बुक में भी ये एग्जांपल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से उन्होंने दिए हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस या हाउ टू जज स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके लिए ये एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देखो, आपको यही मिलेगा, यही पॉइंट्स मिलेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होने चाहिए, लेस डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस होना चाहिए, उसके बाद अगर आप देखो तो मतलब लेस सेपरेशन ऑफ चार्जेस होना चाहिए, डिस्पर्सल मोर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक है, ईच एंड एवरी एटम शुड कंप्लीट इट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट विच इज़ इन्वॉल्व इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आपको स्टेबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन आता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MCQ टाइप के क्वेश्चन इस पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे जो लेके जाएंगे वो क्या है, वहाँ पे प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट के बारे में हम देखेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट को ही क्या कहा जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ये समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इट इज़ द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल by interaction between conjugated pi bonds, or you can say p orbital attached to particular multiple system। ठीक है, अब रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। इट हैज़ 2 टाइप्स, 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं यहाँ पे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट सेम है। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट से अगेन क्या हो रहा है, पोलैरिटी जनरेट हो रही है। किस वजह से जनरेट हो रही है, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यू कैन से कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, बहुत से केसेस में रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो दिखाई देगा। रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। इट हैज़ 2 टाइप्स, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट कहा जाता है। माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट मतलब निगेटिव रेजोनेंस और निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। आप मेसोमेरिक बोलो, रेजोनेंस बोलो, इट इज़ गोइंग टू बी वन एंड द सेम। ठीक है, पॉजिटिव बोलो या निगेटिव बोलो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे है, ये प्लस आर या प्लस एम जो है या माइनस आर माइनस एम जो है, ये क्या है एक्चुअल में, क्या है कि सपोज़ ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स अगर किसी भी पर्टिकुलर पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ वहाँ पे अगर अटैच्ड हो। ठीक है, सपोज़ मैंने ये कहा कि यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे आपके पास बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है, ये एग्जाम्पल है आपके पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। यहाँ पे अगर हमने अटैच किया OH इज़ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। OH के पास क्या है, वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो ये क्या कर सकता है, लोन पेयर को बेंजीन रिंग की तरफ देने की कोशिश करेगा। लोन पेयर को क्या करेगा, बेंजीन रिंग की तरफ देने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि प्लस और प्लस एम इफेक्ट में हो क्या रहा है,
प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट में जो ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड हो, वो ग्रुप्स अगर वहाँ खुद की तरफ के जो इलेक्ट्रॉन है वो दे रहे हैं रिंग की तरफ, तो उस पर्टिकुलर इफेक्ट को क्या कहा जाता है, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। कौन कौन से ग्रुप्स है ऐसे, OH है, OR है, ठीक है, मतलब अल्कोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे O माइनस जो है वो भी अगर अटैच्ड है तो उसी तरीके से वहाँ पे प्लस आर इफेक्ट मिलेगा आपको। NHR है यहाँ पे। अब यहाँ पे NHR का मतलब क्या है, आपका जो अमाइन है उसकी ये बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो X मतलब हेलोजन्स की बात हो रही है। तो ये ग्रुप्स अगर किसी भी पर्टिकुलर पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड हो तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में देना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे देना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन में अगर वहाँ पे वो देना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहे, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट दिखा रहे। और इनकी वजह से जो ये ग्रुप्स है ये अगर पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अटैच्ड हो, इनकी वजह से क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सर्टन पोजिशन इन अ मोलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉन वो खुद के इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या होगी, वहाँ पे बढ़ेगी, सर्टन पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मूविंग टूवर्ड्स माइनस आर एंड माइनस एम इफेक्ट। अब देखो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट जो है, ये जो प्लस वाले हैं इनको बोल सकते हैं डोनेटिंग ग्रुप्स। क्या डोनेट कर रहे हैं, लोन पेयर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ये क्या करते हैं, अगर पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इसमें से एक भी ग्रुप अगर वहाँ पे अटैच होगा तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। मतलब सपोज यही एग्जांपल मैं दे रही हूँ बेंजीन का। सपोज ये बेंजीन हमारे पास यहाँ पे है बेंजीन। अब बेंजीन से अगर मैंने ये कहा कि सपोज CN यहाँ पे मैंने अटैच किया, तो CN क्या करेगा, पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा। मतलब कुछ इस तरीके से सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, कहाँ से विड्रॉ करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो इट डेवलप्स अ पॉजिटिव पोलैरिटी इन अ मोलिक्यूल एट सर्टन पोजीशन। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट होगा, एट सर्टन पोजीशन, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा, एट सर्टन पोजीशन। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। कुछ इस तरीके से हमें ये देखना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल एट सर्टन पोजीशन। सर्टन पोजीशन का मतलब क्या है, जहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वही क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे डेवलप हो रहा है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो ये जो दो यहाँ पे है, ठीक है, इनके बारे में सिर्फ पढ़ के यहाँ पे काम नहीं चलेगा, हमें एक एक एग्जाम्पल तो एटलीस्ट इसका लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे प्लस आर या प्लस एम ग्रुप का, एक एग्जाम्पल माइनस आर माइनस एम इफेक्ट का हम यहाँ पे ले लेंगे। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आर या प्लस एम में जो बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है वो एग्जाम्पल है एनिलीन का, ठीक है, अमाइनो बेंजीन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाता है। और एक पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे मैं भूल जाऊँगी आपको बताना, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे OH वाला ग्रुप है, ये OH वाला ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में वो -I इफेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है वो, -I इफेक्ट दे रहा है। बट व्हेन इट इज़ अटैच्ड टू एनी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम इट गिव्स यू +R इफेक्ट। वो क्या दे रहा है आपको वहाँ पे, +R इफेक्ट दे रहा है।
इसके बारे में स्पेसिफिकली याद रखो, माइनस आई इफ़ेक्ट वो देता है OH। इंडक्टिव इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए, क्वेश्चन अगर इंडक्टिव इफ़ेक्ट का आए कि OH जो है वो कौन सा इफ़ेक्ट देता है, तो वहाँ पे माइनस आई इफ़ेक्ट है। और OH अगर रेजोनेंस की अगर पूछा जाए रेजोनेंस के केस में, तो वो वहाँ पे प्लस R इफ़ेक्ट देता है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो हम यहाँ पे अमाइनो बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। अमाइनो बेंजीन का एग्जाम्पल प्लस R या प्लस M की कैटेगरी में एंड माइनस R माइनस M की कैटेगरी में। नॉर्मली हम नाइट्रोबेंजीन वगैरह उसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस R और प्लस M का एग्जाम्पल मैंने दिया है, जो काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है अमाइनो बेंजीन, दैट इज़ एनिलीन का। अब यहाँ पे अमाइनो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने पहले निकाला है। नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो हमने पहले ही कहा था कि लोन पेयर जो है वो लोन पेयर जो होते हैं वो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होते हैं, डोनेट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लोन पेयर यहाँ पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक वहाँ पे मिल गया कि किस तरीके से डबल बॉन्ड NH2, मतलब लोन पेयर NH2 से गए इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जो होगा वो बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये भी बॉन्ड इस तरीके से। अब ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखा है। अब नेगेटिव ऐसे ही आगे क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे ये प्लस R या प्लस M का इफ़ेक्ट मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप बोलोगे मैडम आपने तो निकाली, हम कैसे निकाले। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। बट पहले ये समझ लो कि दिया हुआ या अटैच्ड ग्रुप जो है वो वहाँ पे प्लस R या माइनस R दिखा रहा है, वो पहले आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनिलीन में NH2 है, लोन पेयर है, तो वो ऑब्वियसली प्लस R दिखाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे नेगेटिव। तो ऐसे ही करके यहाँ पे आपको चार्ज मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। हमने पहले ही देखा कि प्लस R या प्लस M इफ़ेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। वैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है सर्टन पोजीशंस पे, सर्टन पोजीशंस पे। यही नेगेटिव साइन से हम दिखाने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होते जा रही है, वहाँ पे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल जो दिया है वो माइनस R और माइनस M इफ़ेक्ट का एग्जाम्पल हमने दिया है। अब माइनस R माइनस M इफ़ेक्ट क्या है, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया था, पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई एक ऐसा एटम होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को ज़ोर से खींच रहा है, वो पाई इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ ले रहा है। अब यहाँ पे भी वैसा ही हुआ, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे इसने खींच लिए। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड यहाँ पे इसने बना लिए, ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसके शिफ्ट हो गए। तो ये जो भी है इस वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट होती है। कहा था हमने कि पॉजिटिव पोलैरिटी वहाँ पे क्रिएट हो रही है। पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट होना मतलब क्या, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे कम होना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना, पॉजिटिव पोलैरिटी वहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट हो गई। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब ये पॉजिटिव पोलैरिटी को निकालने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हुई। अब ये पॉजिटिव पोलैरिटी को हटाने के लिए डबल बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ गए, यहाँ के और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से आपको क्या देखना है, रेजोनेंस जो है उसके बारे में अच्छे से देखना होगा कि जो ग्रुप अटैच्ड है, जो ग्रुप वहाँ पे पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड है, वो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को वो रिंग की तरफ या पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ देने की कोशिश कर रहा है, या पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं। हो सकता है बहुत से एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने ऊपर का जो एग्जाम्पल है वो दिया हुआ होता, सपोज़ यहाँ पे OH अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर वो देना चाहेगा यहाँ पे इस तरीके से। देखो डबल बॉन्ड,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिया मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, ये इसी तरीके से। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ इस तरफ। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये देखो, ये यहाँ इस तरफ, ये यहाँ पे इस तरफ। ठीक है। अब इसे बैलेंस यहाँ पे करने के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस जो है वो वहाँ पे यहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे अपने जो भी इलेक्ट्रॉन है वो लेके निकलेगा। आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सही है या नहीं, ठीक है, वो देखने के लिए हमारे पास एक क्लू होता है। अब क्या क्लू है, देखो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो अमाइनो बेंजीन का, और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो अमाइनो बेंजीन का। स्ट्रक्चरली दोनों सेम है, बट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स हैज़ बीन चेंज्ड। यहाँ पे देखो पोजीशन कहाँ थी, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे थी। पोजीशन एग्जैक्टली अपोजिट हो गई है, पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई। यहाँ पे भी वही है, देखो अंदर वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोबेंजीन की बात कर रही हूँ, अंदर वाले जो भी पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो यहाँ पे क्या हो गई है, चेंज हो गई है। वो अगर चेंज हो गई है तो इट मीन्स दैट यू हैव रिटन अ करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, what it means exactly, it means that you have not written a correct resonating structures for the particular organic molecule। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं ये देखने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव था, वैसे ही लास्ट में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव ही आ गया। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर है। सिंगली बॉन्डेड जो होता है उसके पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो इस तरीके से आपको वो देखना है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना ये कोई आम बात नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप निकालते हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो रही है, कहाँ पे नेगेटिव पोल डेवलप हो रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लस आर इफ़ेक्ट आप वहाँ पे देते हो, प्लस आर वाले ग्रुप अगर आप पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच करते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। अगर आप वहाँ पे ये कर रहे हो कि वहाँ पे ऐसे कोई ग्रुप्स अटैच कर रहे हो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कि जो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में से पाई इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच रहे हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी एट अ सर्टन पोजीशन। ये 2 पॉइंट्स जब आप माइंड में रखोगे तो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बाकी के भी ड्रॉ करके देखेंगे। अगले वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट भी लेने वाली हूँ। उसके पहले हम क्या करेंगे, कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करेंगे सो दैट आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेजोनेंस को कैसे पढ़ना होता है। So it is all about resonance and resonating effect। रेजोनेटिंग इफ़ेक्ट का ही दूसरा नाम है मेजोमेरिक इफ़ेक्ट। मेजोमेरिक इफ़ेक्ट को वहाँ पे m की सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लस आर और प्लस m मतलब एक ही है, माइनस आर माइनस m मतलब एक ही इफ़ेक्ट है। इसे बहुत अच्छे से याद रखो। ये जो OH वाला ग्रुप है ये काफ़ी बार धोखा देता है। अगर आप इंडक्टिव इफ़ेक्ट की बात कर रहे हो तो ये माइनस आई में चला जाता है, माइनस आई इफ़ेक्ट दिखाता है। अगर आप यहाँ पे रेजोनेंस या मेजोमेरिक की बात करते हो तो ये प्लस आर या तो फिर प्लस एम इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखाता है। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि जो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो की पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो सकता है, ये पॉइंट समझ लेना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। होप यू विल like this lecture and hope you understand it properly, ठीक है। if you find any difficulty, any doubt, then please ask me on WhatsApp, ठीक है। ग्रुप बनाए हैं वहाँ पे पूछो।
और ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाने की कोशिश करो, स्ट्रक्चर्स देखो, गेस करने की कोशिश करो कि वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है या नहीं। बिकॉज डे 1 मैंने ही आपको कहा था, डे लेक्चर 1 मैंने आपको कहा था रेजोनेंस में कि हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं बनता, ठीक है। रेजोनेंस बनने के लिए यू हैव टू अप्लाई सर्टेन कंडीशंस फॉर दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एंड इफ दोज कंडीशंस वर फुलफिल्ड, and then only you can draw resonating structure of that particular organic molecule. That's it.